हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ रॉक। सर, आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं एमपी सेट का एमपी सेट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे। लगभग 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं 2023 में। 2023 में लगभग 20 क्वेश्चन आए थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो एग्जाम हुआ था। बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे। आज हम आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में देखा बताया है आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, ओडी एंड लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक को, तो आप उसको जाके पहले देख लो। लगभग उसमें भी 20 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। लगभग 24-25 क्वेश्चन हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लगभग 20 क्वेश्चन होंगे अप्रॉक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आया था। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1/z एक स्टेटमेंट है, z/mod z का स्क्वायर। सेकंड है z z बार इक्वल टू mod z स्क्वायर। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब बोल रहा है कि आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है या सेकंड करेक्ट है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैसे आप फर्स्ट स्टेटमेंट को आप करने जाओगे, आपके पास देखोगे LHS 1/z है। z की वैल्यू आप जानते हो, z इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है। तो आप इसको क्या करो, रेशनलाइज कर दो। ये x माइनस आई वाई होगा, x माइनस आई वाई होगा। तो आप देखोगे ऊपर में आ जाएगा x माइनस आई वाई, नीचे में आप देखोगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड पार्ट में आप जाओगे तो z अपॉन मॉड z का स्क्वायर है। तो अगर z इक्वल टू आपका x प्लस आई वाई होता है तो ये z की वैल्यू आ जाएगी x प्लस आई वाई अपॉन मॉड z निकालोगे तो क्या आता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड z का स्क्वायर करोगे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड है। आप फर्स्ट एंड सेकंड से देख रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप देख रहे हो कि 1/z इज नॉट इक्वल टू z अपॉन मॉड z का स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आपसे करेक्ट ऑप्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन ओनली वन करेक्ट, गलत। अब जिसमें जिसमें वन आएगा तो वो भी इनकरेक्ट हो जाए। सी में भी बोल रहा है बोथ करेक्ट हैं। अब नाइदर वन नॉर टू या ओनली टू, देखते हैं कौन सा वाला ट्रू होगा। तो आपको पता है कि जो सेकंड वाला स्टेटमेंट हो डायरेक्ट जेड जेड बार मॉड जेड स्क्वायर होता है, क्योंकि जेड अगर जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और हमें पता है जेड बार इक्वल टू होता है एक्स माइनस आई वाई। अगर जेड इंटू जेड बार करने जाऊंगा मैं तो एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई आएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एंड मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। जेड 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 बार इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। इसका मतलब फर्स्ट हमारा रॉन्ग था, सेकंड हमारा ट्रू हुआ। इसमें बोल रहा है नाइदर वन नॉट टू, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाए। इसका मतलब ओनली बी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आ गया। तो ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था। बेसिक आप अगर 11th में भी कॉम्प्लेक्स को पढ़े हो, आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को, तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर पाओगे। आपके सेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बहुत ही बेसिक था। बट हाँ, टाइम थोड़ा कम होता है तो हमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी रहती है। सेकंड क्वेश्चन है सेट ऑफ पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इन विच z-2 प्लस z+2 इक्वल टू 6 इज द कोनिक। अगर आप पुन्नू स्वामी की बुक पढ़े हो या कसाने की बुक पढ़े होगे, कॉम्प्लेक्स अगर पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे या पढ़ना है आपको, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का अगर कोई इक्वेशन दिया होता है z-a प्लस, ठीक, एक मिनट, इस तरीके की अगर क्वेश्चन, मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, सॉल्व करूंगा, बट आप दिमाग में रिजल्ट याद रखो सेकंड के लिए। जो आपका रिजल्ट है सेकंड क्वेश्चन का, जो आप में एक रिजल्ट यूज होगा डायरेक्ट है ये। अगर मान लो आपके पास z-a प्लस जेड प्लस ए इक्वल टू 2c टाइप का कोई क्वेश्चन है, 2c, तो ये हमेशा इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये किसका इक्वेशन होता है, कोनिक होता है, इलिप्स होता है। इसका मतलब अगर इस रिजल्ट से जाऊं तो इलिप्स इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन हमें प्रूफ करना है। और दूसरा चीज, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अगर इसी में माइनस आ जाए, जेड माइनस ए माइनस जेड प्लस ए इक्वल टू 2c, सी कोई भी नंबर होगा, तो ये हमेशा हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये हमारा हाइपरबोला होता है और ये हमारा इलिप्स होता है। बट हमें इसको प्रूफ करके देखना है इलिप्स का क्या आता है। तो आप कुछ मत करो, मॉड जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई पुट कर दो, यहाँ भी जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई पुट करो, मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करो, देखो आपका इलिप्स का इक्वेशन आता है। तो हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, मतलब आता कैसे है और क्या इक्वेशन आएगा उसको देखना है। तो अगर आप देखोगे, मैं स्टार्ट करूं अगर, तो मैं जो हमारे पास गिवन है सेकेंड का सोल्यूशन, जो z-2 प्लस z+2 इक्वल टू अपने पास 6 है। तो यहां से देखूंगा, अगर z को लिख सकता हूं मैं x प्लस आई वाई माइनस 2 मॉडुलस प्लस x प्लस आई वाई
प्लस 2 इक्वल टू 6। आपको पता है रियल पार्ट को अलग करो, इमेजिनरी पार्ट को अलग करो, तो x माइनस 2 प्लस आई वाई का मॉड प्लस x प्लस 2 प्लस आई वाई का मॉड इक्वल टू 6। आप क्या करो, आपको पता है, इसको इधर भेज दो, यहां से आ जाएगा x माइनस 2 प्लस आई वाई इक्वल टू 6 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस आई वाई। ठीक, यहाँ मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करोगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट में। ठीक, क्योंकि जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो मॉड z की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ x या x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y की जगह वाई स्क्वायर। ठीक, तो सिमिलरली आप इधर लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 माइनस अंडर रूट, एक मिनट, x प्लस 2 है, स्क्वायर नहीं होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब आप क्या करो, रूट हटाना है आपको, जब रूट हटाना है आप तो बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इधर का रूट हट जाएगा, इधर आ जाएगा 6, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 6 माइनस रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a का स्क्वायर 36 प्लस b का स्क्वायर मीन्स इसका रूट हट गया, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 6, और b की वैल्यू अपने पास आ जाएगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो अब आप इसका भी स्क्वायर खोल दो, इसका भी स्क्वायर खोल दो, जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 जा 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12, और रूट वाला जो पूरा है यहाँ लिख दो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ से, अगर आपने इसको लिख लिया होगा तो मैं ऊपर रफ करूंगा, आप देखोगे यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, y स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखोगे 4 से 4 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 4x इधर बचा, इधर 4x प्लस में हो जाए 36। ठीक, हाँ ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर रफ कर दे रहा हूं मैं, आप इसको बस मेथड समझते जाना। तो आपके पास क्या बचा इधर, दिस इंप्लाइज ये वाला माइनस 4x और इस वाले 4x को, ये वाले को मैं इधर लेके आऊंगा, तो माइनस 4x माइनस 36, क्योंकि मैंने 36 को इधर लेके आ गए, इधर कितना बचा अपने पास, माइनस 12 अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ से आ जाएगा माइनस 8x माइनस 36 इक्वल टू माइनस 12 अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आएगा, क्या करो आप, माइनस 4 को कॉमन ले लो, x माइनस 9 बचेगा, सॉरी 2x माइनस 9 बचेगा, 4 टू 8 होता है, प्लस 9 इक्वल टू माइनस 12 अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। 4 3 जा 12 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 3 जा 12 कट जाएगा, आपके पास बचा 2x प्लस 9 इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट के अंदर, और बाहर क्या बचेगा 3, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड फिर से आप स्क्वायर कर दोगे, जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 2x का होल 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 9 जा 81 प्लस 36x इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो आप क्या करो, 9 को अंदर भेज दो, 4x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 36x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 9y का स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ से 36x कट गया, x को एक तरफ करो, ठीक, इसको रफ कर दे रहा हूँ, x को एक तरफ करो, x स्क्वायर वाले को, और बाकी को एक तरफ करो, तो इधर कितना बचेगा अपने पास 81 इक्वल टू 9x स्क्वायर, 81 रहेगा ये, और ये वाला 81 और ये वाला 36, इसको एक तरफ लेके आओ, 81 माइनस 36 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 45
इक्वल टू 5x²। अब ये देखो ये किसका इक्वेशन है आपके पास, इलिप्स का, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है ये। अगर अभी भी आपको इलिप्स का इक्वेशन याद नहीं है तो इलिप्स का जो इक्वेशन होता है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, कैलकुलेशन है सिर्फ, वहाँ टाइम लगेगा, इसलिए आप इक्वेशन को याद रखो। तो आपके पास देखोगे इसको क्या करो 45 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपने इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऐसा देखा होगा x² + a² y² / b² = 1। तो इसको ऐसा ही बना लो, तो क्या आ जाएगा 5x² / 45 प्लस 9y² / 45 इक्वल टू 1। 9 5 जा 45, 5 9 जा 45, x² / 9 प्लस y² / 5 इक्वल टू 1। दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये हमारा किसका इक्वेशन हो गया, इलिप्स का इक्वेशन हो गया। इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन कोनिक जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो आप यहाँ से जो मैं रिजल्ट बताया स्टार्टिंग में, उस रिजल्ट को याद रखो, क्योंकि वहाँ जो आपके पास टाइम कम होता है, कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो अगर आपको देखना था, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि किसका इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन है। आपके पास बस जो थर्ड क्वेश्चन है वो बोल रहा है द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। तो आपको पता होगा रिजल्ट कि कोई भी सीरीज होगी, पावर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है जब मॉडुलस उसका मॉड ऑफ जेड लेस देन क्या होता है, आर होता है। ठीक, मान लो आपके पास एक सीरीज है an जेड की पावर n इज एब्सोल्युटली, थर्ड है कन्वर्जेस इज मॉड ऑफ जेड लेस देन आर होगा, कन्वर्ज करेगी। अगर ग्रेटर देन हो गया तो डाइवर्ज करेगी। आर के लिए हमें टेस्ट इक्वल टू के लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है। तो आपके पास देखोगे गिवन है, गिवन क्या है, समेशन 2 की पावर -n जेड की पावर kn। तो मैं कुछ टाइम के लिए लेट कर लेता हूं, जेड की पावर k को t मान लेता हूं, तो हमारी जो सीरीज आ जाएगी हो जाएगी 1/2 की पावर n लिख सकता हूं, और t की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये an जो होगा हियर, an इक्वल टू आ जाएगा 1/2 की पावर n। तो an की वैल्यू आपके पास 2 की पावर n होगी। हमें पता है जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला होता है, या फिर आप यूज कर लो अडमार्ड फार्मूला मीन्स सुप्रीमम वाला, या फिर आप यूज कर लो रेशियो टेस्ट वगैरह an + 1/an का यूज कर लो। तो यहाँ पावर n है तो हम लोग उसी का यूज करेंगे, an की पावर 1/n का। ठीक, तो यहाँ से जो आएगा इसका, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको आप लिख लेना, an की वैल्यू 1/2 की पावर n आ गया। तो मैंने क्या लेट किया था, लिखा था an t की पावर n समेशन वेयर, थर्ड है वेयर t इक्वल टू था z की पावर k एंड an इक्वल टू था, एंड an इक्वल टू है 1/2 की पावर n। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r इक्वल टू होता है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिमिट सुप्रीमम ऑफ an की पावर 1/n। ये फार्मूला है लिमिट सुपीरियर an की पावर 1/n। तो यहाँ से देखोगे आप an की 1/2n है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an, जमा दे रहा हूँ एक बार, 1/2 की पावर n की पावर 1/n। यहाँ से देखोगे n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा 1/2 आएगा। तो 1/2 का आंसर कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2 आ जाएगी। तो हमें पता है मॉड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू आर के लिए कन्वर्ज होता है, तो यहाँ टी है, तो दिस इंप्लाइज मॉड टी इज लेस देन 2 आएगा। टी की वैल्यू कितनी है, जेड की पावर के लेस देन 2 आएगा। तो मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 2 की पावर 1/k के लिए क्या करेगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेटर देन के लिए डाइवर्ज होता है। सॉरी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इसमें पावर में के है। ए का इनकरेक्ट है, सी करेक्ट होगा इसका, और डी इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी थर्ड का क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक, ये हमारे 3 क्वेश्चन थे इसके। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे, वो भी अगला क्वेश्चन भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से जो अब की बार क्वेश्चन था, तो 2 क्वेश्चन था, और एनालिटिक्स वगैरह से था, और स्वाद और कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट वगैरह भी थी हमारे। तो आपको किसी भी थ्योरम को पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट स्टेटमेंट भी होना, याद रहना जरूरी भी है। ठीक,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, जीरोज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन साइन ऑफ जीरोज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन साइन ऑफ हाइपरबोलिक जेड आर, साइन ऑफ हाइपरबोलिक जेड आर, ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है हमारा वो दे रहा है n+1/2 पाई आई, बी जो है 2n+1 2n+हाफ पाई, सी जो है n पाई आई, और डी जो है इसका वो है n पाई। ये फोर्थ था। और फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसका, द फंक्शन ई की पावर जेड बार इज, ए ऑप्शन इसका है एवरीवेयर एनालिटिक, बी ऑप्शन है इसका नोवेयर एनालिटिक, सी ऑप्शन है एनालिटिक एट ओरिजिन, और डी ऑप्शन था इसका एनालिटिक एट z=1। ठीक। और फिफ्थ के बाद सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा था, हेडमार्ट फार्मूला, हेडमार्ट फार्मूला HADA, फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रो फॉर, ये तो सबको याद होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रो ऑफ पावर सीरीज समेशन an z की पावर n इज गिवन बाय, तो ये ऑप्शन थे, ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको फार्मूला याद होगा, डायरेक्ट आप उसको टिक कर लोगे, तो ये मैं इसका ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। इसका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, जो अगर आपके पास PDF में अगर हो सकता है डाल दूंगा, इसका फार्मूला 1/ρ इक्वल टू होता है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ an की मॉड ऑफ an की पावर 1/n, ये वाला ऑप्शन जिसमें रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 6 वाला। बाकी जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका पूछ रहा है जीरोज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन हाइपरबोला जेड। अगर आपकी बात करें जीरोज ऑफ साइन फंक्शन, जीरोज ऑफ कॉस फंक्शन, तो आपको पता है कि साइन जेड जो होता है, देखना हाइपरबोलिक नहीं है जी, साइन जेड जीरो कब होता है, जब जेड इक्वल टू क्या होगा n पाई, n कहाँ से आएगा, इंटीजर से आएगा। ठीक, तो साइन जीरो हो जाता है, साइन जेड का जीरोज जेड इक्वल टू n पाई पे जीरो होता है। अगर कॉस जेड का जीरोज को देखा जाए तो कॉस जेड कहाँ जीरो होता है, कॉस जेड इक्वल टू ऑड मल्टीपल। तो दूसरा आता है कॉस ऑफ जेड कहाँ जीरो होता है, जेड इक्वल टू 2n+1 पाई/2 पे कॉस जीरो होता है, और यहाँ भी n कहाँ से आएगा, इंटीजर। बट यहाँ पूछा था साइन ऑफ हाइपरबोलिक जेड, तो आपको मैं बता दूं जो साइन ऑफ हाइपरबोलिक जेड का जीरो जो होगा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक जेड जो जीरो होगा वो हो जाता है आपका जेड इक्वल टू n पाई आई। ठीक, और फोर्थ कॉस ऑफ हाइपरबोलिक जेड का जो जीरो होगा वो होता है जेड इक्वल टू 2n+1 पाई/2 एंड आई। तो आप देखोगे बस आई लगाना रहता है। अगर इसको आप देखोगे आता कैसे है, तो अगर आप इसको साइन हाइपरबोलिक को आप लिख सकते हो -i साइन ऑफ आई जेड इक्वल टू 0। इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि इसका जो जेड जीरो जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आई जेड इक्वल टू n पाई आ जाएगा, तो यहाँ से z इक्वल टू आ जाएगा n पाई आई। तो हमें प्रूफ पे ज़्यादा फोकस नहीं रखना, कुछ चीज़ें आपको याद भी रख लोगे चलेगा, रिजल्ट है तो आप इसको हमेशा आप यूज करते रहे हो। साइन ऑफ जेड, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए बी एंड डी क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है फंक्शन ई की पावर जेड बार। ठीक, आपको एनालिटिक के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता होगा अगर कोई भी फंक्शन जो है अगर जेड बार को कंटेन कर रहा है, यानी बार वाले को कंटेन करता है, तो वो क्या होता है, एनालिटिक नहीं होता। मतलब किसी भी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए पहली बात, इसमें पॉइंट पे भी बात कर रहा है तो फ्री फ्रॉम जेड बार होना चाहिए, जेड बार से फ्री होना चाहिए। मीन्स अगर मैं देखूं कि सीआर इक्वेशन, तो इसका दो तरीके से सीआर इक्वेशन आप सेटिस्फाई करवा के देख लो, एनालिटिक हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर सीआर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक नहीं होगा। पहले देखते हैं सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो आप देखोगे अगर इसको ओपन करने भी जाओ तो जेड बार को लिख सकते हो x - i/, तो ये 4 और 6 हो गया। फिफ्थ वाले को मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ,
ठीक, तो फिफ्थ वाला जो होगा उसको हम सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला चीज, अगर फंक्शन को एनालिटिक है बार वाले के लिए तो हमें एक फार्मूला पता होता है, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू 0 होना चाहिए और एवरी जेड के लिए। तो यहाँ देखोगे एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है, ई की पावर जेड बार है, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार निकालोगे तो आएगा ई की पावर जेड बार विच इज नॉन जीरो। दिस इंप्लाइज सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, ये सी आर इक्वेशन ना, ठीक, इसका मतलब हुआ कि हमारा सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दिस इंप्लाइज दिस इज अ नोवेयर एनालिटिक, ये कहीं भी एनालिटिक नहीं होगा ई की पावर जेड बार। यहां बोल रहा था एनालिटिक एट ओरिजिन, इनकरेक्ट, ओरिजिन पे एनालिटिक गलत बोल रहा है, एनालिटिक एट जेड इक्वल टू 1 इनकरेक्ट, एवरीवेयर एनालिटिक इनकरेक्ट, क्योंकि ई की पावर जेड जो होता है तो ये होता है इंटायर, और इंटायर फंक्शन होता है एवरीवेयर एनालिटिक, ई की पावर जेड तो है नहीं, पावर जेड बार है, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, मींस नो वेयर एनालिटिक। तो पहला तरीका आपका ये हो गया, ये बहुत शॉर्ट तरीका हुआ क्योंकि डेल अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू 0 होना चाहिए किसी भी जेड के लिए। तो फॉर एवरी जेड के लिए एफ ऑफ जेड, जब जेड एफ अपॉन डेल जेड बार निकालोगे एक बार जेड बार आएगा, ये किसी भी जेड के लिए 0 नहीं हो रहा है, ठीक। अगर कोई भी जेड लेके आओगे, कोई भी जेड लेके आओगे नॉन जीरो रहेगा, मतलब एवरीवेयर नॉन जीरो रहने वाला है फॉर जेड बार, इसका मतलब ये क्या होगा, नो वेयर एनालिटिक होगा। ये हो गया फर्स्ट तरीका। सेकंड वे में इसको आप ऐसा भी बना सकते हो, अगर आपको इतनी चीजें नहीं आ रही हैं तो आप सी आर इक्वेशन ये वाला सेटिस्फाई कर लो, यू एक्स बराबर वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, कहने का सेंस हुआ डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इस सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इससे भी करके हम देख लेते हैं, ठीक, क्योंकि आपके पास मेथड आने चाहिए, तरीके आने चाहिए। जब भी आप क्वेश्चंस को कर रहे हो तो आप ये मत सोचो हमें पर्टिकुलर इस ऑप्शन में टिक करना है, आप सोचो कि इसमें आपको क्या क्या सीखना है, ठीक। अगर आप सीखने पे ध्यान रखोगे तो आपसे एग्जाम में जो आएंगे क्वेश्चन वो बन जाएगा, अदरवाइज आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अटके रहोगे कि हमें इस क्वेश्चन के ऑप्शन है बस टिक करना है, कैसे भी करके ऑप्शन टिक निकल जाए या फिर जैसा भी हो आप ऑप्शन टिक हो जाए, तो इस पर आप पढ़ोगे तो इस पर काम नहीं होगा। तो इसको अलग मेथड से हम करके देखते हैं। फिफ्थ वाले को ई की पावर जेड बार है, इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स माइनस आई वाई, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस आई वाई, इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स, ई की पावर आई वाई को लिख सकते हैं कॉस वाई माइनस आई साइन वाई, ठीक। तो ई की पावर एक्स कॉस वाई हो गया माइनस आई ई की पावर एक्स साइन वाई, ठीक। तो आपके पास ये आ गया हमारे पास। तो u की वैल्यू जो आएगी, ये मान लो f ऑफ z है, तो u की वैल्यू जो आएगी u ऑफ एक्स वाई आएगा ई की पावर x cos y, और v ऑफ एक्स वाई आएगा अपने पास माइनस ई की पावर x साइन ऑफ y, ठीक। अब क्या निकालना है आपको, नो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो, x रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट ई की पावर x cos y, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, y के रिस्पेक्ट में cos का साइन आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स साइन ऑफ y, ठीक। सिमिलरली डेल v अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स साइन y, डेल v अपॉन डेल y निकालोगे माइनस ई की पावर एक्स साइन y, क्या आ जाएगा cos y। तो सी आर इक्वेशन क्या होता है, सी आर इक्वेशन यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो यू एक्स अपने पास ये है, यहाँ से आएगा ई की पावर एक्स कॉस वाई इक्वल टू वी वाई अपने पास ये है माइनस ई की पावर एक्स कॉस वाई, ठीक। ये आ गया यू एक्स बराबर वी वाई, इधर से यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स करोगे तो यू वाई आपके पास ये है, तो ई की पावर एक्स साइन वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स करोगे तो माइनस वी एक्स ये आएगा माइनस ई की पावर एक्स साइन ऑफ वाई। आप क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो कि देखते हैं कि ओरिजिन पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 के लिए एनालिटिक है या फिर जेड इक्वल टू 1 के लिए है। तो क्या करते हैं आप, यहां से देखोगे तो आपके पास आएगा इसको पहले लेके चल रहा हूं, ई की पावर एक्स टू ई की पावर एक्स कॉस वाई इक्वल टू 0 आएगा और इस तरफ जाओगे तो 2 ई की पावर एक्स साइन वाई इक्वल टू 0 आएगा। तो आप यहां से देखोगे ई की पावर एक्स नेवर भी 0, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो कॉस वाई
जीरो होना चाहिए, साइन वाई इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो आपको इतना पता है कि कॉस वाई और साइन वाई सेम वाई के लिए दोनों का वैल्यू जीरो के इक्वल बोल रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों सेम वैल्यू के लिए क्या हो, जीरो हो जाए सेम टाइम, नॉट पॉसिबल। cos y 0 and sin y equal to 0 in same time, सेम वैल्यू ऑफ y नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है इसका मतलब है कि ये हमारा आपस में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। इस फॉर किसी भी x और y वैल्यू के लिए ये हमारे क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे ये दोनों। इसका मतलब CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट satisfy CR इक्वेशन। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज नोवेयर एनालिटिक, फंक्शन हमारा कहीं भी एनालिटिक नहीं होगा। तो इसका एक तरीका ये भी है इसको सॉल्व करने का, ठीक। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका 6 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए, आप इसको अच्छे से समझो। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज क्या है। पावर सीरीज हमारे पास समेशन n बराबर 0 टू इनफाइनाइट 1/3 प्लस i की पावर n z की पावर 3n इज, ऑप्शन ए जो है अपने पास इसका 10 की पावर 1/6, बी जो है 10 की पावर हाफ, सी जो है 3 की पावर 1/3 और डी जो है 3 है। और 8 नंबर का क्वेश्चन है जो कॉशी रीमान इक्वेशन, कॉशी रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म आर, इन पोलर फॉर्म आर। पोलर फॉर्म में कॉशी रीमान इक्वेशन की बात कर रहा है। ए में दिया था आर यू आर इक्वल टू यू थीटा और यू थीटा इक्वल टू माइनस आर यू आर। बी में दिया है यू आर इक्वल टू यू थीटा और यू थीटा इक्वल टू माइनस यू आर। सी में दिया है यू आर इक्वल टू आर यू थीटा और यू थीटा इक्वल टू माइनस आर यू आर। डी ऑप्शन है अपना इसका आर यू आर इक्वल टू माइनस यू थीटा इक्वल टू आर यू आर। तो आप देखोगे आपके पास ये क्वेश्चन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से है और ये क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पोलर फॉर्म ऑफ कॉशी रीमान इक्वेशन पूछ रहा है, सॉरी कॉशी रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म पूछ रहा है। हमने अभी इसका ux इक्वल टू वी वाई का फॉर्म देखा। पोलर फॉर्म थोड़ा याद करना टफ है, मतलब याद भूल जाता है, याद होते हुए भी भूल जाती हैं चीजें, भूल जाती है इसमें। और एक और क्वेश्चन है आपका, ठीक, पहले 2 ही क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर इसके बाद हम और क्वेश्चन करेंगे। आप देखोगे यहां से पहले फर्स्ट 7th वाले को देखते हैं कि द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। जो आपके पास पावर सीरीज है, अभी मैंने फार्मूला बताया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, एक 1/r इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम मॉड ऑफ an की पावर 1/n, ठीक, या फिर an प्लस 1/an से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप देखोगे अगर यहाँ पास कंपेयर करोगे तो आपके पास आएगा an की वैल्यू जो आएगी यहाँ, क्योंकि ऐसा आता है an z की पावर n, तो यहाँ क्या करते हैं an की वैल्यू ले लेते हैं 1/3 प्लस i की पावर n है an, और z की पावर 3 को ले लेते हैं t, ये लेट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी जो सीरीज आ जाएगी वो बन जाएगी an t की पावर n, और हमें पता है मॉड लेस देन r के लिए क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक। तो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर रहा है, तो मतलब मॉड ऑफ जेड r की वैल्यू ही पूछ रहा है हमसे, r की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक, मतलब r की वैल्यू कितनी आएगी ये पूछ रहा है, मतलब r की वैल्यू ही तो पूछ रहा है कि r कितना आएगा हमारा।
इसके लिए क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो हम पहले आर ही फाइंड आउट करते हैं। तो देखोगे तो 1/r इक्वल टू अपने पास कितना आएगा, तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट सुप्रीमम ऑफ 3 प्लस आई की पावर n का होल पावर 1/n, फिर से n से n कट जाएगा, इसमें तो अपना n है नहीं, तो 3 प्लस आई आया 1/r। इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, उल्टा कर देते हैं पहले, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस आई। ठीक, तो इसका मॉडुलस ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ r इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर हाफ रूट 10। तो अब यहाँ ले जाके रखो t, तो क्या हो गया, मॉड ऑफ t इज लेस देन 10 की पावर हाफ के लिए क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ t की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू कितनी आई, अब ये t की वैल्यू यहाँ कितनी है, z की पावर 3 था, तो यहाँ से z की पावर 3 है यहाँ, तो यहाँ रखोगे z की पावर 3 लेस देन 10 की पावर हाफ, तो ये 3 उधर जाएगा तो 1/3 होगा, तो 10 की पावर 1/2 इंटू 1/3 इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर 1/6। तो 10 की पावर 1/6 करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मींस r की वैल्यू आ गई, वो आ गई 10 की पावर 1/6, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। 10 की पावर हाफ बोला है, तो हाफ तो यहाँ आया था r की वैल्यू। अगर आप छोटी सी मिस्टेक करोगे, अगर ये z पावर 3 इक्वल टू t लिया था, तो यहाँ से अगर छोटी मिस्टेक करते हो 10 की पावर हाफ आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या था, z की पावर 3n था, n नहीं था, हमें z की पावर 3 के लिए बनाना था, इसलिए इसका मतलब हुआ 10 की पावर 1/6 आया r की वैल्यू, तो 10 की पावर 1/6, बाकी क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब आता है कॉची-रीमान इक्वेशन। थोड़ा सा इसको कॉची-रीमान इक्वेशन, CR इक्वेशन जो पोलर फॉर्म है, इसको याद रखना थोड़ा सा क्या है, कठिन होता है, तो मैं थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। ठीक, तो क्या है, ये पोलर फॉर्म पूछ रहा है, हमें पता होता है कि एफ ऑफ जेड जो होता है, जेड इक्वल टू जो होता है 8 नंबर वाला, जेड इक्वल टू जो होता है आर ई की पावर आई थीटा होता है, हमें पता होता है। तो हम क्या करते हैं, जेड इक्वल टू यू प्लस आई बाई आई भी ले लेते हैं, क्योंकि यू और बी के फॉर्म में दिया है, आर ई की पावर आई थीटा। मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को आर एंड थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, फिर देखता हूँ इसको आर और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो डेल यू अपॉन डेल आर आएगा प्लस आई डेल बी अपॉन डेल आर आएगा, आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा, ई की पावर आई थीटा आएगा, इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, कौन सा इक्वेशन अगर आपको कहीं भूल जाता है तो आप याद रखो कि ये वाला ऐसे आता है। तो यहाँ से आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू आ जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट करोगे तो आई आर ई की पावर आई थीटा। इक्वेशन नंबर इसको क्या कर दो, 3 दे दो। आप देखो यहाँ से हमें क्या करना है, इसमें मैं आई का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हाँ इसमें आई और आर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय आई एंड आर बोथ साइड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई आर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई आई क्या होगा, आई का आई आईटा स्क्वायर माइनस आ जाएगा आर डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू आई आर ई की पावर आई थीटा। इक्वेशन दे दोगे इसको 4। आप देखोगे इक्वेशन 3 एंड 4 से, ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो यहाँ आई आर ये वाली वैल्यू है, यहाँ भी यही सेम है, दोनों को आप इक्वल हो जाएंगे दोनों। यहाँ से आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू आ जाएगा आई आर डेल यू अपॉन डेल आर माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। अब क्या करो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तो आप जैसे रियल पार्ट कंपेयर करोगे तो यहाँ से आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा ये वाला इक्वल टू आ जाएगा माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, मीन्स यू थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस आर वी आर। ठीक, ठीक है। और यहां से देखोगे आप सेकेंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे तो आपके पास आएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू आ जाएगा आर डेल यू अपॉन डेल आर, मीन्स वी थीटा इक्वल टू आ जाएगा आर यू आर। तो आप देखोगे ये आपके पास आ गया इक्वेशन। तो आप देखोगे यहां से आर यू आर इक्वल टू वी थीटा, आर यू आर यहाँ है इक्वल टू यू वी थीटा है। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसमें यू थीटा दिया है।
यू आर इक्वल टू यू थीटा, इनकरेक्ट। यू आर इक्वल टू आर यू थीटा, यू आर इक्वल टू आर यू थीटा, ये भी रॉन्ग। आर यू आर इक्वल टू माइनस यू थीटा, आर यू आर इक्वल टू माइनस यू थीटा, इनकरेक्ट। इसका मतलब ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है इसका, ये इसीलिए क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। ये क्वेश्चन रॉन्ग आया हुआ था आपके एमपी सेट में, इसका मतलब है क्वेश्चन रॉन्ग था। आर यू आर इक्वल टू वी थीटा माइनस आर वी आर इक्वल टू यू थीटा, ठीक। ये हमारा क्या होता है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन। तो ये हमारा पोलर फॉर्म आया। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो और इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इसके सारे ऑप्शन रॉन्ग है, कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है इन दोनों से। आप इधर उधर करके देख लेना, मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके सारे ऑप्शन रॉन्ग है। ये ऑप्शन क्वेश्चन डिलीटेड भी था और आंसर से डिलीट कर दिया गया था ऑप्शन जो थे। अगर ये ऑप्शन होगा किसी में तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे 8 नंबर तक के क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा लेवल ठीक है उन दोनों का, सारे क्वेश्चंस का। दो और हैं इसमें थ्योरी बेस्ड हैं, एक श्वार्ज़ लेमा का डायरेक्ट आया था, एक शायद कॉशी इनइक्वालिटी थी। दोनों का डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया था, आपसे पूछा था कि क्या होगा ये, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है हमारा, सपोज, कौन सा नंबर आएगा, 9 आएगा आई थिंक, शायद देख लेना जो भी आए। सपोज फंक्शन एफ इज एनालिटिक, सपोज फंक्शन एफ इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी, इन अ डोमेन डी। क्या दिया है, फंक्शन को डोमेन डी में एनालिटिक दे दिया है। फर्स्ट दिया है इसमें रियल ऑफ, इफ रियल ऑफ एफ इज कांस्टेंट, रियल ऑफ एफ इज कांस्टेंट इन डी, देन एफ इज कांस्टेंट, देन एफ इज कांस्टेंट। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर आप थोड़ा भी पढ़ोगे ना डायरेक्ट रिजल्ट है, लेकिन हम प्रूफ करके इसको देखेंगे। इफ mod of f is constant in D, then f is constant। तो यही पूछा था, which of the above statement is correct, which of the above statement is correct, मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बनाया था ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट, नाइदर 1 नॉर 2 करेक्ट। तो आप ऑप्शन के बारे में तो समझ गए होंगे। ए ऑप्शन बनाया था ओनली 1, बी ऑप्शन बनाया था ओनली 2, सी ऑप्शन बनाया था बोथ 1 and 2, और डी बनाया था नाइदर 1 नॉर 2, नाइदर 1 नॉर 2। इस तरीके से ऑप्शन बहुत इजी बना दिया था, मतलब है भी, क्वेश्चन भी इजी है। 10, if C is a semicircular arc, if C is the semicircular arc, mod of z equal to 1 from -1 to +1 above the real axis, above the real axis, then the value of integral, then the value of integral c1/z dz is, ये मतलब इंटीग्रेशन से पूछा था ये। तो इसमें ऑप्शन बनाया था पाई आई ए, पाई आई बी, माइनस पाई आई सी, 0 और डी 1, डी में पाई दिया था, ठीक। 10 हो गया। 11 जो था आपका, 11 नंबर था रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन, आपके पास जो फंक्शन दिया था वो दिया था z अपॉन z माइनस ए z माइनस बी एट इन द इन्फिनिटी इज, इन्फिनिटी भी रेसिड्यू पूछ रहा है, इन्फिनिटी इज। ए ऑप्शन दिया था 0,
बी दिया था -1, सी दिया था 1 और डी दिया था 1/AB। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक, तीनों अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप कर रहे हो तो आप एक बार ट्राई कर लो, देख लो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो जो 9 नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है सपोज एफ इज एनालिटिक, अगर एफ फंक्शन एनालिटिक है, ध्यान समझना ये दोनों रिजल्ट हैं। देखो अगर रियल एफ कांस्टेंट होगा तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, मॉड एफ कांस्टेंट होगा तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, इमेजिनरी एफ कांस्टेंट होगा तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कांस्टेंट होगा तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। ठीक, मतलब अगर देखा जाए तो इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आपका लिवेलियस थ्योरम और आप इस कुछ तरीके से रिजल्ट जो कांस्टेंट को प्रूफ करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कुछ है। अगर एफ एनालिटिक है, कुछ मैं रिजल्ट दिख रहा हूँ, जैसे अगर एफ एनालिटिक है, रिजल्ट है शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा रिजल्ट बस समझना याद रखने के लिए। अगर एफ एनालिटिक है एंड एफ वार भी एनालिटिक है, एफ और एफ वार दोनों एनालिटिक है, इसका मतलब एफ को क्या होना पड़ेगा, फिर एफ कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट वाला कोई फंक्शन नहीं होगा जो एफ भी एनालिटिक हो और एफ वार भी एनालिटिक हो। दूसरा एफ एनालिटिक है, एफ एनालिटिक है, फर्स्ट रियल एफ कांस्टेंट है, इमेजिनरी एफ कांस्टेंट है, थर्ड मॉड ऑफ एफ कांस्टेंट है, फोर्थ और आर्गुमेंट ऑफ एफ कांस्टेंट है। तो दिस इंप्लाइज एफ को भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो ये कुछ रिजल्ट हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट। एफ एनालिटिक बार एनालिटिक तो कांस्टेंट, इमेजिनरी एफ एनालिटिक है, रियल एफ कांस्टेंट है तो एफ कांस्टेंट होगा, इमेजिनरी एफ कांस्टेंट है तो एफ कांस्टेंट होगा, मॉडुलस एफ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होगा, आर्गुमेंट भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होगा। तो एफ को कांस्टेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट थे, बोथ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि दोनों स्टेटमेंट इसके क्या होंगे, ट्रू होंगे। बट हमें इसको प्रूफ करके देखना है कि कैसे इसको अप्रोच करेंगे प्रूफ के लिए कि रियल एफ अगर कांस्टेंट है तो एफ कांस्टेंट कैसे होगा। तो आपको पता है कि एफ को एनालिटिक गिवन है, ठीक, एफ तो लेट कर लेता हूं, फर्स्ट वाले पहले देख रहे हैं, लेट एफ इक्वल टू यू प्लस आई वी है, इज एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक है, इसका मतलब क्या करेगा, दिस इंप्लाइज सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। कोई भी एनालिटिक फंक्शन है सबसे पहले तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा दिस इंप्लाइज यूएक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स होगा वाली चीज। और इसने बोल रखा है कि यू इज कांस्टेंट, रियल ना, रियल ऑफ एफ इक्वल टू यू इक्वल टू कांस्टेंट गिवन है। तो दिस इंप्लाइज यू एक्स बराबर क्या होगा, 0। अगर यू एक्स 0 हो गया यहाँ रख दो, दिस इंप्लाइज वी वाई बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अगर यू एक्स 0 हो गया तो वी वाई भी 0 हो गया। अगर यू एक्स 0 है तो यू वाई भी 0 होगा। अगर यू वाई भी 0 हो गया इसका मतलब वी वाई भी 0 होगा, क्योंकि यू कांस्टेंट है तो उसका वाई के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। दिस इंप्लाइज एफ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक। यू एक्स भी 0 हो गया क्योंकि 0 हो गया, एफ को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा, यू कांस्टेंट है तो, ठीक। इसी तरीके से आप इमेजिनरी पार्ट को प्रूव कर सकते हो। सेकेंड हमारा क्या है, इफ मॉड ऑफ एफ इज कांस्टेंट देन एफ इज कांस्टेंट। अगर एफ हमारा यू प्लस आई वी है और एनालिटिक है, इसका मतलब है मॉड ऑफ एफ हमारा क्या होगा, यू स्क्वायर, मॉड ऑफ एफ का स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर रूट में। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एफ इक्वल का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये क्या होगा के, एक कांस्टेंट, मॉडल्स लूंगा तो, ठीक, कांस्टेंट ले लिया। अब क्या करो आप, इसका इस वाले का डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहां से यू एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा 2u इंटू यू एक्स, यू का एक्स रिस्पेक्ट में, प्लस 2v इंटू वी एक्स बराबर 0। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो 2u यू वाई प्लस 2v इंटू वी वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप क्या करो, सीआर इक्वेशन का यूज करो, ठीक। इसके लिए आप क्या करो, सीआर इक्वेशन का यूज करो। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है।
जब CR इक्वेशन का यूज करोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2u इंटू यू एक्स, अब चाहो तो 2 कॉमन ले लो, 2v क्या होता है CR इक्वेशन, ux बराबर vy और uy इक्वल टू माइनस vx। तो यहाँ से देख रहे हो vx है, vx जगह क्या यूज कर सकते हो, माइनस uy, तो uy इक्वल टू 0। सिमिलरली इसमें यूज करो 2u uy और ये vy इक्वल टू कितना होगा ux प्लस 2v इंटू यू एक्स बराबर 0। अब आप काम करो, इसको मैं एलिमिनेशन का यूज करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में इसमें u का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें v का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। जब इसमें u का करूंगा फर्स्ट में तो ये बन जाएगा, 2 को कॉमन ले रहा हूँ तो यू स्क्वायर यू एक्स माइनस 2uv इंटू यू वाई बराबर 0। इसमें v का करूंगा तो uv uy प्लस 2 को हटा दे रहा हूँ, 2 को भी बाहर ले लिया हूँ, v स्क्वायर यू एक्स बराबर 0। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये से ये कट जाएगा, प्लस माइनस यू वी यू वाई और यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू यू एक्स बराबर 0। दिस इज अ कॉन्स्टेंट, दिस इज ए नेबर भी 0, तो दिस इंप्लाइज यू एक्स इक्वल टू 0। फिर से वही केस में आ गया फर्स्ट इंप्लाई, दिस इंप्लाइज एफ इज कॉन्स्टेंट। कैसे, क्योंकि अभी जैसे फर्स्ट वाले को दिखाया, अगर यू एक्स 0 हो गया वी वाई 0 होगा, यू वाई 0 होगा, वी एक्स 0 हो जाएगा, इसका मतलब एफ को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। इस वजह से हमारा क्या हुआ, ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, ट्रू होंगे। अगर मॉडुलस एफ कांस्टेंट है तो एफ को भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब इसी तरीके से हमारा ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा वो भी इसी तरीके से उसमें इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि हमारा जो ड्रॉ होगा इसका 10 नंबर का वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये -1 होगा, ये +1 होगा। इसमें आपकी इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहा है, मीन्स 1/z की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। रेडियस कितना है, r की वैल्यू 1 होगी, हमें पता होता है z इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा होता है, z इक्वल टू r इक्वल टू 1 है तो z इक्वल टू e की पावर आई थीटा हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक, हमारे पास किसकी इंटीग्रल वैल्यू निकाले, c 1/z dz की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, dz निकाल लेते हैं। dz इक्वल टू आ जाएगा i e की पावर आई थीटा आ जाएगा। लिमिट निकालते हैं, व्हेन, अब यहां से देखना लिमिट कहां से है, -1 से 1 है। ठीक, इफ z इक्वल टू 1 हुआ, मान लो ये वाला, अगर z की वैल्यू 1 हुई, यहाँ आप ले जाके पुट करोगे, z की वैल्यू 1 हुई तो थीटा इक्वल z इक्वल टू 1 रखोगे यहाँ, तो e की पावर आई थीटा आएगा, e की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से ओपन कर सकते हो, 1 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से ओपन कर सकते हो। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, अगर z की वैल्यू 1 होगी तो थीटा क्या होगा, 0। एंड व्हेन z इक्वल टू -1 होगा तब थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पाई, क्योंकि आप यहाँ रख लोगे -1 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी पाई, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। तो जो हमारा इंटीग्रल की वैल्यू आई, जो हमारा इंटीग्रल आएगा, यहीं करते रहा हूँ, इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz इक्वल टू आ जाएगा, लिमिट क्या था हमारा, -1 से 1 था, ये 1 है, ये -1 है, तो क्या आ जाएगा, पाई से 0, हाँ, और यहाँ आ जाएगा 1/z, z दीजिएगा e की पावर आई थीटा, i e की पावर आई थीटा d थीटा, e की पावर आई थीटा से पावर आई थीटा कट जाएगा, तो बाहर आ जाएगा अपने पास क्या, i इंटीग्रेशन पाई से 0 d थीटा, और d थीटा का क्या होता है, थीटा, i थीटा पाई से 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 माइनस पाई, तो क्या आ जाएगा, -पाई तो आपका -पाई इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो इसको हमने पोलर फॉर्म में इजीली चेंज करके कर लिया।
ठीक, तो आप ध्यान रखना इस चीज का, जेड इक्वल टू आर इक्वल आई थीटा होता है। हमने इसको जेड इक्वल टू इक्वल आई थीटा क्योंकि आर की वैल्यू रेडियस 1 दिया है, सेमी सर्कुलर है, तो यहाँ से तो थीटा, यहाँ से इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आपको आता है थर्ड वाला क्वेश्चन 11 नंबर का, रेसिड्यू एट इन्फिनिटी पूछा है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा रेसिड्यू निकालने के लिए, अगर किसी फंक्शन का रेसिड्यू इनफाइनाइट पे निकालना है तो हम क्या करते हैं, जेड की जगह 1/z पुट करके उसका रेसिड्यू एट जीरो पे निकाल लेते हैं। अगर एट जीरो पे रेसिड्यू निकालूंगा तो वो इनफाइनाइट के रेसिड्यू के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 11 नंबर में, एक मिनट, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एफ ऑफ जेड है वो क्या है, जेड अपॉन जेड माइनस ए जेड माइनस बी। तो हम पहले एफ ऑफ 1/z निकालते हैं, इक्वल टू 1/z माइनस ए 1/z माइनस बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/z और 1 माइनस ए जेड अपॉन जेड 1 माइनस जेड बी अपॉन जेड। तो यहाँ से जेड और जेड जेड स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, जेड बचेगा 1 माइनस ए जेड और 1 माइनस जेड बी। ये आया आपके पास एफ ऑफ 1/z। एक जेड से एक जेड कट जाएगा तो ऊपर बचेगा जेड 1 माइनस ए जेड 1 माइनस बी जेड। ये आपके पास एफ ऑफ 1/z आ गया। हमें क्या निकालना है, रेसिड्यू एट जीरो निकालते हैं, इनफाइनाइट पे निकालना है तो उसका जो फार्मूला होता है रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जीरो इक्वल टू होता है -1/z स्क्वायर एफ ऑफ 1/z। तो ये आप इसमें पुट करते हैं, एट जीरो पे निकाल लेता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1/z स्क्वायर एफ ऑफ 1/z की वैल्यू कितनी है अपने पास, जेड अपॉन 1 माइनस ए जेड 1 माइनस बी जेड। तो यहाँ से एक जेड से एक जेड कट जाएगा तो क्या आ जाएगा -1/z 1 माइनस ए जेड 1 माइनस बी जेड। अब इसका रेसिड्यू निकालते हैं एट जीरो पे, तो हमें फार्मूला पता होता है एट जीरो पे रेसिड्यू निकालने के लिए। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, नीचे वाला क्वेश्चन है। रेसिड्यू इसका जो पोल है जीरो पे है, जीरो इसका पोल है, जेड बराबर जीरो इज पोल ऑफ ऑर्डर 1। इसका जो फार्मूला हो जाएगा रेसिड्यू एट जेड बराबर जीरो इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड टू जीरो जेड माइनस जीरो और ऊपर में कुछ नहीं है 1 अपॉन माइनस में 1, ये -1 अपॉन जेड 1 माइनस ए जेड 1 माइनस बी जेड। तो आप यहाँ से देखोगे ये वाले जेड से वाला जेड कट जाएगा, लिमिट जेड जीरो रखोगे -1 1 माइनस जीरो 1 माइनस जीरो, यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू -1। तो रेसिड्यू कितना आया एट इन्फिनिटी पे -1, मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आप याद रखना जब भी आपको इनफाइनाइट पे रेसिड्यू निकालने बोले तो आप क्या करो, इस फार्मूले को अप्लाई करो और जीरो पे रेसिड्यू क्या कर दो, निकाल दो, तो इजीली बन जाएगा इनफाइनाइट पे रेसिड्यू निकालने के। ये क्वेश्चन नंबर था 11, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। फिर इसके बाद आता है 12 नंबर का क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। मीन्स अगर देखा जाए तो पूरा पार्ट को कवर किया था, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बनाया था, बट सारे पार्ट से क्वेश्चन को लेके आया था। लॉरेंस सीरीज से भी क्वेश्चन दिया था। फिर एक और क्वेश्चन है 12 नंबर का, रेसिड्यू ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर पावर n प्लस के अपॉन जेड की पावर 2n प्लस 1 n एंड k बिलोंग टू नेचुरल नंबर एट जेड इक्वल टू जीरो इज एट जेड बराबर जीरो। ध्यान रखना इसमें जीरो पे पूछ रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि 1/z पुट कर दो। इसका ऑप्शन में थोड़ा सा अच्छा बनाया था कि जो हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बनाया था, बस ऑप्शन को जमा दिया था n प्लस के टर्म में 2k, सी ऑप्शन बनाया था n के और डी बनाया था n प्लस 2k n, ऐसे ऑप्शन बनाया था। तो एक ये था,
12 हो गया। 13 जो था हमारा वो था आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म, सॉरी ये भी रेशियो से ही था। लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू अल्फा जेड क्यूब प्लस 3 अपॉन जेड माइनस एन 1 का स्क्वायर एंड इट्स रेशिड्यू एट जेड इक्वल टू 1, इट्स रेशिड्यू एट जेड इक्वल टू 1 is 4, then find the value of alpha, then find the वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा वैल्यू पूछ रहा है, ए ऑप्शन में 1 दिया है, बी ऑप्शन में 2 दिया है, सी ऑप्शन में -1 दिया है, डी ऑप्शन में -2 दिया है। 14 क्वेश्चन जो था वो था द ट्रांसफॉर्मेशन JW इक्वल टू IZ प्लस I maps the half plane, maps the half plane x is greater than 0 onto, ए ऑप्शन इसका था द हाफ प्लेन u इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड ऑप्शन था बी द हाफ प्लेन v इज ग्रेटर देन 0, v इज ग्रेटर देन 0, सी ऑप्शन था द हाफ प्लेन u इज ग्रेटर देन 1, डी ऑप्शन था द हाफ प्लेन v इज ग्रेटर देन 0, द हाफ प्लेन v इज ग्रेटर देन 1। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चंस थे, ठीक। अभी ये लास्ट के 1, 2 और 3 क्वेश्चन लास्ट के आपके बच रहे हैं, ठीक। इसके बाद ही खत्म हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स में इतने क्वेश्चन थे, मीन्स 13, 14, 3, 17, 18 क्वेश्चन थे हमारे। तो यहाँ से देखोगे आप, फर्स्ट वाले में रेसिड्यू पूछ रहा है एट 0 पे, तो नोटेशन बस का प्रॉब्लम है वहाँ। तो नोटेशन में आपको पता है कि एन के की जो वैल्यू होती है, एन के जैसे दिया है उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल के एन माइनस के फैक्टोरियल, मीन्स एनसीआर जैसा ही है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। बस इतना ही इसमें क्या था, काम था कि इसको ऑप्शन को आप डिटरमाइन करो। तो मैं क्या करता हूँ, एकदम इजी वे में वी टेक, हम क्या करते हैं एकदम इजी में, एन और के कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर लेके ऑप्शन को क्या करते हैं, डिस्कार्ड करने का ट्राई करते हैं। तो एन और के दोनों को मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। 1 लेने से फायदा ये हुआ कि जो हमारा एफ जेड बन के आया 1 प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, एन प्लस के रखा, और यहाँ क्या आ जाएगा, जेड की पावर 2 प्लस 1 मतलब 3 आ गई। इसका मतलब हुआ जेड बराबर 0, यहाँ पास क्या बना, पोल ऑफ ऑर्डर 3। अब हमें क्या निकालना है, 0 पे ही रेसिड्यू निकालना है, ठीक। तो रेसिड्यू जब निकालोगे यहाँ रेसिड्यू एट जेड बराबर 0, तो क्या करोगे, फार्मूला जो होता है 1 अपॉन एन फैक्टोरियल होता है, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। अगर रेसिड्यू एट जितना भी ऑर्डर है तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल d2 अपॉन dz2, एक मिनट, लिमिट जेड टेंड इंटू 0 d2 अपॉन dz2 एफ ऑफ जेड। तो ये आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ जेड की वैल्यू अपने पास कितनी है, 1 प्लस जेड स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ ऐसे फार्मूला में क्या होता है, जेड माइनस 0 की पावर 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन जेड का क्यूब, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक। मतलब रेसिड्यू आपको निकालना है एट 0 पे। एक मिनट, मैं आपको फार्मूला, जो रेसिड्यू का फार्मूला होता है वो होता है, मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको बता दे रहा हूँ, रेसिड्यू का जो फार्मूला होता है, a1 इक्वल टू या b1 इक्वल टू जो भी है कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट डी ऑफ, जितने टाइम यहाँ रहेगा n माइनस 1 अपॉन डी जेड की पावर n माइनस 1
जेड माइनस जेड नॉट की पावर एम एफ ऑफ जेड, ये होता है। ठीक ठीक, जेड माइनस जेड नॉट की पावर एफ ऑफ जेड, ये रेसिड्यू का फार्मूला है। तो इसी को हमें अप्लाई करना है। ठीक, इसी को हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ देखोगे आप, इसमें देखोगे तो आपके पास जो दिया है n की जगह 3 दिया है, n की जगह 3, तो जेड ये आ जाएगा जेड माइनस 0/3, तो ये से ये कट जाएगा। अब क्या करो, 1/2 आ जाएगा यहाँ से, लिमिट जेड टेंडिंग टू 0, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करो। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो मैं इसको पहले ओपन कर देता हूँ, d2/dz2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 जा 4z स्क्वायर। ठीक, 1 + z⁴ प्लस 4 2z स्क्वायर, a स्क्वायर 1 b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab मीन्स 2z स्क्वायर। ठीक, इसको जब 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 लिमिट z टेंडिंग टू 0, एक बार करोगे तो 4z³ आएगा। एक बार कर देता हूँ पहले, d/dz 4z³ प्लस 4z³ प्लस 4z। अगली बार करोगे तो आप आ जाएगा, एक बार और करते हैं। ठीक, अब इसको लिख लिया होगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक, एक बार और करोगे तो आपका 12z स्क्वायर आएगा, 1/2 इंटू लिमिट z टेंड टू 0 12z 4 3 12z स्क्वायर प्लस 4, तो लिमिट z टेंड टू 0 को खत्म हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 4 आएगा, 2 2 जा 4 2 आया। इसका मतलब आंसर 2 है। आप देखोगे ऑप्शन में जाओ, n की वैल्यू आप 1 लिए थे, k की वैल्यू 1 लिए थे, इसमें क्या आएगा 1 1 आएगा इस ऑप्शन में, सी में। डी में n की वैल्यू 1 लिए थे, k की वैल्यू क्या लिए थे, k की वैल्यू भी 1 लिए थे, तो 2 1 3 1 आएगा। इसमें भी n की वैल्यू 1 लिए थे, 1 1 2 आएगा, और k की वैल्यू 1 लिए थे, 2 आएगा। इसमें भी n की वैल्यू 1, तो 2 और 1 आएगा। तो आप देखोगे 2 लाना है आंसर में, इसको सॉल्व करोगे 2c2 बनेगा। बी ऑप्शन में क्या बनेगा 2c2, और 2c2 वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 - 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब इसका ऑप्शन 1 आएगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। 3c1 की वैल्यू करोगे तो 3 आएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 1 करोगे तो 1 आएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आपने इजी में एक n की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 1 लेके इसको क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब बस ये ध्यान रखना कि nk का जो फार्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k n माइनस k फैक्टोरियल, और इसी से हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शन को एक बार लिख लेंगे, क्या n की वैल्यू जो लिया उससे सॉल्व कर लेंगे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये एकदम इजी हो। बाकी आप अगर वैसे सॉल्व करने जाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट टाइम लगेगा। हमारे पास उतना टाइम एग्जाम हॉल में होता नहीं कि मैं उतना टाइम इसमें लगाऊं, इसलिए इजी n की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 1 लेके इजी वे में इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक, तो ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेशियो की बात किया इसमें भी। ठीक, और इसमें रेशियो की वैल्यू दे दी गई है। सबसे अच्छी बात तो ये कितना दिया है, एट z = 1 पे दे दिया है, एट z रेशियो एट z = 1 4, मतलब 4 = जो भी आएगा आएगा। इसमें क्या है, ये है 2 z = 1 यहाँ बन रहा है, z = 1 इज होल ऑफ ऑर्डर 2। फिर से रेशियो का फार्मूला निकालोगे, इस बार रेशियो की वैल्यू दिया है एट z = 1 = 4। ठीक, 4 दिया है तो यहाँ b1 की जगह 4 आ जाएगा, 1 अपॉन ऑर्डर 2 है तो 2 - 1 फैक्टोरियल बनेगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और यहाँ आ जाएगा z - 1 आ जाएगा, z - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाहर से आ जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू 1, और यहाँ से f ऑफ z अल्फा z³ प्लस 3 अपॉन z - 1 का होल स्क्वायर। z - 1 से z - 1 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/1 लिमिट z टेंडिंग टू 1 d/dz अल्फा z³ प्लस 3। ठीक, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे आप, इधर 4 है,
इधर डिफ्रेंशिएट करोगे एक बार तो 3 अल्फा जेड स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। ठीक, 4 सर रेशियो की वैल्यू 3 अल्फा जेड स्क्वायर। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा नंबर का था ये। क्वेश्चन नंबर 126। एक मिनट सॉरी, ये क्वेश्चन में अल्फा जेड क्यूब नहीं अल्फा जेड स्क्वायर है। ठीक, अल्फा जेड स्क्वायर, ये अल्फा जेड स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 टू जा 4 अल्फा जेड और लिमिट जेड टेंडिंग टू 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 अल्फा। दिस इम्प्लाइज 4 अल्फा इक्वल टू 4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो अल्फा इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आपने देखा बस रेशिड्यू के फॉर्मूले से रेशिड्यू दिया गया था, हमें बस ये डिटरमाइन करना था पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, जेड माइनस फार्मूला लगाया पोल उसका जो भी रेशिड्यू निकालने का होता है, इससे हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आ गया। अब ये जो हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन है, डब्ल्यू के रू आई जेड प्लस आई है, मैप द हाफ प्लेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑन टू, कहाँ मैप करेगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको भी क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। मैं 13 को पहले रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम है। तो आप क्या करो, ट्रांसफॉर्मेशन है वो डब्ल्यू इक्वल टू आई जेड प्लस आई है। ठीक, तो जब आई जेड प्लस आई है तो इसको आप एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ जेड की वैल्यू निकाल लेता हूँ। जेड इक्वल टू आ जाएगा 9, डब्ल्यू इक्वल टू अपने पास है आई जेड प्लस आई, तो डब्ल्यू माइनस आई इक्वल टू आई जेड आएगा, तो डब्ल्यू अपान आई माइनस आई अपान आई इक्वल टू जेड आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू अपान आई माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा जेड इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आई अपॉन आई इंटू आई, मैं रेशनलाइज कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ से आ जाएगा माइनस डब्ल्यू आई अपॉन, क्योंकि अल्टा स्क्वायर वैल्यू -1 होगी, -1, ये जेड इक्वल टू आ गया माइनस डब्ल्यू आई अपॉन माइनस डब्ल्यू आई -1। अब आप क्या करो, जेड इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है यू प्लस आई वी, और जेड इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस आई वाई। तो आप क्या करो, इधर रख लो जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई और इधर डब्ल्यू की जगह माइनस यू प्लस आई वी, और यहाँ आई रहेगा और यहाँ क्या रहेगा -1, तो माइनस यू अंदर जाएगा माइनस आई वी और बगल में क्या रहेगा -i -1, तो माइनस यू आई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि अटैच करके -1 होती है, तो v -1, यहाँ से आ जाएगा माइनस यू आई प्लस वी -1 एक्स प्लस आई वाई। यहाँ से आपका रियल पार्ट x की वैल्यू कितनी आएगी v -1 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -u। आपसे बोला है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो ये दिस इम्प्लाइज x बराबर v -1 इज ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज v इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये क्या होगा, द हाफ प्लेन v की वैल्यू क्या होगी 1 पे जाके क्या करेगा, ये मैप करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हुआ, इस ऑप्शन का करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि x को ग्रेटर देन 0 दिया था, हाफ प्लेन ही v को क्या करेगा, ऊपर जाके मैप करेगा। मतलब रियल वाला हमारा ऐसा दिया था, x इज ग्रेटर देन 0 है, ये 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो w प्लेन में कहाँ जाके मैप हुआ, v इज ग्रेटर देन 1, ये 1 हो गया, सारा ऊपर जाके मैप हुआ ये w प्लेन में, w प्लेन नहीं था ना, ये हमारा क्या है जेड प्लेन है। तो जेड प्लेन में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिया था, इसको कहाँ मैप किया, v इज ग्रेटर देन 1 इन w प्लेन में। तो ये हमारा 14 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 2 इसमें स्टेटमेंट बेस्ड हैं और एक इसमें है लॉरेंट सीरीज का, नहीं 3 क्वेश्चन है, 4 है, एक और है हमारा, पहले स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं। एक स्वार्ज लेमा का डायरेक्ट स्टेटमेंट है और दूसरा आपका कॉशी इनइक्वालिटी का है। ठीक, तो लिख दे रहा हूं दोनों को, 15 आएगा, जो भी देख लेना कौन सा। सपोज दैट f of z is analytic in a domain capital G defined by
mod of z is less than r with f of 0 equal to 0 if mod of f of z is less than m equal to mbf for every z belong to g, then for every z belong to g mod of f of z is less than equal to m mod of z upon r। ये हमारा पूछा था कौन सा है, तो ये हमारा स्वार्ज लेमा का स्टेटमेंट था। ठीक, तो ये हमारा यही है, मैं इसका ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। ऑप्शन में दिया था कॉची इनइक्वालिटी, स्वार्ज लेमा, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, नन ऑफ द अबव। तो ये इजी था, सीधा सीधा दिख रहा है कि कॉची इनइक्वालिटी हो नहीं सकती। ठीक, और हमारा ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला है नहीं, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता। इसका मतलब ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक बचा, वो कौन सा बचा, स्वार्ज लेमा का बचा। तो ये हमारा स्वार्ज लेमा का था। ठीक, तो नेक्स्ट जो था हमारा कॉची इनइक्वालिटी भी थी। कॉची इनइक्वालिटी का देखते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। वो कॉची इनइक्वालिटी में स्टेटमेंट नहीं, इसमें बोला था क्या होगा, इस मतलब सीधा इनइक्वालिटी के बारे में बोला था। लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक inside on a circle C z minus z naught equal to r, and if mod of f of z is less than equal to mr, स्मॉल दिया था, then for n equal to 1 0 1 2 up to so on। ऑप्शन जो ए दिया था इसमें f of n of z naught is less than equal to mr n factorial upon r की पावर n। बी जो दिया था f of n of z naught modulus is greater than equal to mr n factorial अपॉन r की पावर n। सी ऑप्शन जो था इसमें f of n of z naught is less than equal to mr r की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और डी ऑप्शन था इसका बस वही, इसका उल्टा था, z naught is greater than equal to mr r की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो देख रहे हो आप, सीधा सीधा ये कॉची इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है, कॉची इनइक्वालिटी का जो स्टेटमेंट होता है, ये वाले का तो हो गया स्वार्ज का। जो कॉची इनइक्वालिटी होती है वो यही बोलती है कि अगर कोई फंक्शन आपका एफ जेड एनालिटिक है किसी भी डोमेन के अंदर, सी जो हमारा है सी जेड माइनस ए इक्वल टू अगर आर है, और एफ जेड जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड जो डिफाइन है वो क्या है, मैक्सिमम है एम आर। तो जो हमारा ये एम है वो मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ जेड है, जेड हमारा डोमेन से रहेगा। ठीक, तो जो हमारा इसका इनइक्वालिटी होती है एफ ऑफ एन ऑफ ए मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू होता है एम आर एन फैक्टोरियल अपॉन ये जो रेडियस रहेगा आर की पावर एन। तो आप देखोगे यहाँ रेडियस की जगह स्मॉल आर दिया था, तो आर की पावर एन नीचे में आना चाहिए, तो आर की पावर एन इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें है लेस देन होना चाहिए, तो इसमें लेस देन इक्वल टू नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये हमारा कॉची इनइक्वालिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, तो ये क्वेश्चन दोनों स्टेटमेंट बेस्ड थे, आसान क्वेश्चन थे दोनों। एक अब हमारा दो क्वेश्चन और बच रहे हैं। ठीक, दोनों को मैं लिख देता हूँ, दोनों से लास्ट हो जाएगा ये। तो आप क्वेश्चंस को इजी वे में करो, जितने हो सके उतने मेथड, अगर घर में सॉल्व कर रहे हो तो मेथड से बनाओ, जितना तरीका हो सके इजी से इजी तरीके को। ठीक, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है तुम आपका ट्रांसफॉर्मेशन से 17 होगा शायद। अ ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी ट्रांसफॉर्म ए यूनिट सर्कल in the W plane into a straight line in Z plane
ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ए नंबर का, मॉड ऑफ बी बराबर मॉड ऑफ डी, बी ऑप्शन है इसका, मॉड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ डी, और सी ऑप्शन है इसका मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ सी, और डी ऑप्शन है मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ सी। ठीक, एक ये था। और लास्ट हमारा है इसका, जो भी रहा होगा लास्ट है, इनर रीजन, लॉरेंट सीरीज से है ये, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इन रीजन 1 इज लेस देन मॉड ऑफ जेड लेस देन 2, आपके पास ये रीजन दिया है 1 मॉड जेड लेस देन 2, द कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड क्यू, द कोफिशिएंट ऑफ 1 upon z cube in Lorentz series for the function क्या था फंक्शन 1 upon 1 minus z 1 z minus 2 is ए ऑप्शन 0 3 0, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन आपका था 2 और डी ऑप्शन था आपका 1। ये थे आप। अब देखो दो क्वेश्चन है, यहीं से हमारा क्या होगा, ये वीडियो फिनिश हो जाएगा। एक लॉरेंट सीरीज का है और एक आपका क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का है। ठीक, जब ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो क्वेश्चन है वो एकदम ही आसान है, आपको बस थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना है। क्या दिया है, यूनिट सर्कल को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास डब्ल्यू प्लेन में कोई यूनिट सर्कल है, डब्ल्यू दिया है, यूनिट सर्कल है, इसका मतलब रेडियस उसका कितना होगा, मॉडुलस 1 होगा। अगर मॉडुलस 1 है तो ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। दिस इंप्लाइज अलग अलग मॉडुलस कर सकते हो, इसको इधर भेजोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो आ जाएगा ए एक्स प्लस आई वाई करोगे प्लस बी आएगा यहाँ से मॉडुलस प्लस सी एक्स प्लस आई वाई करोगे प्लस डी आएगा मॉडुलस, तो मॉडुलस हटाओगे रूट हटाओगे तो आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नहीं, सी एक्स प्लस डी नहीं, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक, 2abx प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cdx। तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर की तरफ लेके आओ, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इधर से आ जाएगा प्लस 2abx माइनस 2cdx बराबर 0। अब आप देखोगे अगर इसको क्या होना पड़ेगा, अगर इसको क्या होना है, स्ट्रेट लाइन होना है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होना पड़ेगा, 0 होने पड़ेगा। इसका मतलब ए बराबर क्या होना पड़ेगा, सी होना पड़ेगा। जब तक ए और सी बराबर नहीं होंगे तब तक ये वाला टर्म 0 नहीं होगा। जब तक ये वाला टर्म 0 नहीं होगा तो इस तरीके की हमारी इक्वेशन मिलेगी नहीं, y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का, मतलब लीनियर होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। देखो यहाँ से x मिल जाएगा और ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। इसका मतलब ए और सी आपस में क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ बोला नॉट इक्वल, यहाँ बी और डी इक्वल होना बोला, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहीं से ऑब्जर्व कर सकते हो एक्स स्क्वायर तो होना क्वाड्रेटिक बन जाएगा, लिनियर तो रहेगा नहीं। आप बोला है सीधा कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, इसका मतलब ए और सी को क्या होना पड़ेगा, मॉडुलस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होना पड़ेगा। तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ सी हो जाएगा। 17 का ये है ऑप्शन। अब 18 में हमें लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन करना है। जब लॉरेंट सीरीज का आप एक्सपेंशन करोगे तो आप देखो आपके पास रीजन क्या गिवन है, कुछ नहीं करना, इसमें भी कैलकुलेशन है थोड़ा सा, ठीक, कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन रहेगा हमारा। तो आपके पास जो रीजन दिया है 1 इज लेस देन मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 2 है, तो यहाँ से आप देखोगे 1 इज लेस देन मॉड जेड है, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 2 है। तो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से इसको 1 अपॉन मॉड जेड बना लो, 1 अपॉन मॉड जेड इज लेस देन 1, इसको बना लो मॉड जेड अपॉन 2 इज लेस देन 1, ठीक, मॉड जेड अपॉन 2 इज लेस देन 1। तो आप इसका क्या करो, एक्सपेंशन करो तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस जेड, इधर आ जाएगा 2 माइनस जेड इक्वल टू, यहाँ से आप क्या करो सॉरी, जेड को कॉमन ले लो, 1 अपॉन जेड माइनस 1 और यहाँ से आप क्या करो, क्या बनाए हो आप, जेड अपॉन 2 बनाए हो, यहाँ से आप क्या करो 2 को कॉमन लो, तब आपका क्या बनेगा, 2 को कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बन जाएगा जेड
1 माइनस जेड अपॉन 2 बन जाएगा। तो यहाँ से 1/2z बाहर आ जाएगा, क्या बचा 1/z माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस जेड अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, क्या था अपने पास, जेड माइनस 2 था ना, सॉरी, हाँ ठीक है, जेड अपॉन 2 माइनस 1, जेड अपॉन 2 माइनस 1, एक मिनट, ये वाला हमारा होगा जेड अपॉन 2 माइनस 1, क्योंकि जेड माइनस 2 था। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा जेड अपॉन 2 माइनस 1। क्या करो, नीचे से कॉमन ले लो माइनस को, तो माइनस माइनस दोनों में से माइनस कॉमन ले लोगे, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसको हमें बनाना है 1 माइनस 1 अपॉन जेड की पावर माइनस 1, 1 माइनस जेड अपॉन 2 की पावर माइनस 1। ठीक, 1 माइनस जेड अपॉन 2 की पावर माइनस 1, तो दोनों को एक्सपांड कर दो, 1/2z बाहर रहेगा, 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब अप टू सो 1। इसका करोगे तो 1 प्लस जेड अपॉन 2 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जेड क्यूब अपॉन 8 अप टू सो 1 ब्रैकेट में जेड अपॉन 2। ठीक, मतलब जेड अपॉन 2 का स्क्वायर आएगा, ऐसे लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर है, जेड अपॉन 2 का स्क्वायर, जेड अपॉन 2 की पावर 3 अप टू सो 1। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1/2z बाहर रहेगा, आप इसमें से वो टर्म लेना है जिसमें जेड स्क्वायर है, टेकिंग टर्म विच हैव 1/z स्क्वायर। उन सारे टर्म को आपको कलेक्ट करना है जिसके जिसके साथ क्या है 1/z स्क्वायर है। तो क्या आएगा आपके पास, ठीक, तो आपके पास आ जाएगा 1/z स्क्वायर प्लस 1/z क्यूब, 1/2z आ जाएगा, 1/z स्क्वायर प्लस 1/z क्यूब प्लस 1/z की पावर 4 अप टू सो ऑन। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो एक मिनट देखो, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, क्या करना आप 1/2z, आप क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई करोगे दोनों का, 1 का 1 के साथ, नहीं जेड स्क्वायर नहीं आएगा, 1/z का इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, ये वाले 1/z का 1/z स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे इस वाले के साथ, इस वाले के साथ 1 के साथ 1/z स्क्वायर आ जाएगा। पहला टर्म आपके पास 1/z स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्योंकि 1/z स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ 1/z स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1/z क्यूब का मल्टीप्लाई करोगे जेड क्यूब वाले का किसके साथ, क्योंकि जेड स्क्वायर चाहिए, z/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1/z की पावर 4 का मल्टीप्लाई करोगे z/2 का होल स्क्वायर के साथ, 1/z की पावर 5 का मल्टीप्लाई करोगे z/2 का पावर 3 के साथ अप टू सो ऑन। ऐसे सारे टर्म आते जाएंगे जिसमें आपका जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट आता जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 1/2z, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/2z, 1/z स्क्वायर प्लस इसको 1/2z स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब जेड स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ठीक, और ये हमारा क्या बन गई, जीपी बन गई, 1/z, इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गई, जीपी बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया वो। तो यहाँ से 1/z स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1/2z क्यूब, जेड स्क्वायर सबसे बाहर निकल गया, क्या बचा अपने पास 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट जीपी बनी 1/2z क्यूब। यहाँ से आ जाएगा a 1/1 माइनस 1/2, तो 1/2z क्यूब 1 ये 2 पर चले जाएगा, तो 2/2 से 2 कट जाए तो 1/z क्यूब आया। हमसे क्या पूछा, कोफिशिएंट ऑफ z अपॉन क्यू, तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z क्यू इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटल हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कुछ आपको कोई और वीडियो बनाना है, जिस भी टॉपिक भी बनाना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमें बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।